आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रतन टाटा के इंतकाल पर शोक की लहर, हर तबके के लोगों ने किया दुख का इजहार। रतन टाटा की मौत पर महाराष्ट्र में एक दिन का सरकारी शोक, झारखंड में भी एक दिन के शोक का ऐलान। समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव की आज बरसी, इटावा में अखिलेश यादव ने पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली में वजीर आला की रिहाइशगाह पर तनाजा बढ़ा, पीडब्ल्यूडी महकमे ने लगाया ताला। इस्राएली फौज का सीरिया में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को मार गिराने का दावा, लबनान और सीरिया पर इसराइल के हमले जारी। मशहूर सनतकार रतन टाटा का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बुध को मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 86 साल के थे। उनका जस्द खाकी एनसीपीए में आखिरी दीदार के लिए रखा गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन की मौत से मुल्क में शोक की लहर है। रतन टाटा की मौत को मुल्क के लिए एक बड़ा खसारा माना जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को उनकी तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, लोकसभा में अपोजिशन लीडर समेत अहम सियासी लीडरान ने रतन टाटा की मौत पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। मोदी ने ट्वीट किया है कि श्री रतन टाटा जी एक दूरंदेश बिजनेस लीडर, एक रहमदिल रूह और एक गैर मामूली इंसान थे। वहीं कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि रतन टाटा एक दूरंदेश इंसान थे। उन्होंने कारोबार और खिदमत खल्क दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण ने रतन टाटा की मौत पर कहा है कि रतन टाटा का इंतकाल न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफी खसारा है। रतन टाटा का जाना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही, सबसे पहले उनकी स्मृति में उनके महान और उल्लेखनीय कामों के प्रति याद करते हुए उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। उनके नेतृत्व में 2007 और 2008 में दुनिया के महत्वपूर्ण 2 एक्विजिशन टाटा समूह ने किया। 2007 में, यहां तक याद है मुझे, कोरस स्टील मेकर का, और 2008 में जगुआर, जो बहुत लग्जरी कार कही जाती है, उसके निर्माण का। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन, सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे। एनसीपी एससीपी के सदर शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंबई के एनसीपीए मैदान में रतन टाटा को खराज अकीदत पेश किया। इनके अलावा कुमार मंगलम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी के एग्जीक्यूटिव सदर प्रफुल्ल पटेल ने भी खराज अकीदत पेश किया। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने रतन टाटा की मौत पर कहा है कि रतन टाटा सिर्फ एक सनतकार नहीं थे, टाटा का मतलब है सच्चाई और देशभक्ति। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता, टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन टाटा के
रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। टाटा के लिए हमने हमेशा देखा है, देश जो है ये एक निर्माण का कार्य है, लूटने का काम नहीं है। कुछ उद्योगपति देश लूटने के लिए उद्योगपति बनते हैं, उसको बनाया जाता है, लेकिन टाटा जो है हमेशा देश बनाने में आगे रहे, सफल रहे। हमेशा हम सबको उनसे प्रेरणा मिली, लाखों का रोजगार दिया, देश का कबाड़ा नहीं किया टाटा जी ने, पर जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए टाटा हमेशा हमारे मन में, देश में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और अमर है। अहम सनतकारों ने एनसीपीए मैदान पहुंचकर रतन टाटा का आखिरी दीदार किया। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और रतन टाटा के करीबी मुआविन सुहेल सेठ ने उनके इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मुंबई में रतन टाटा को खराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के एजाज में एक दिन के शोक का ऐलान किया है। सभी सरकारी इमारतों पर कौमी परचम आधा झुका रहेगा और सरकार का कोई सकाफती या तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं, मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है, तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था। और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। देखिए, मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। देयर आर टू थिंग्स विच स्टैंड आउट अबाउट श्री रतन टाटा. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. हरियाणा असेंबली इलेक्शन के नतीजों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से तस्लीम न किए जाने और इन्हें नाकाबिल यकीन बताए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है। कमीशन ने इंतखाबात के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी के बयान पर एतराज़ किया है और कांग्रेस के वफ्द को मिलने का वक्त दिया है। आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस लीडर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा था कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हरवाया गया है, उन्हें नतीजे कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 जिलों में वोटों की गिनती और ईवीएम पर बहुत संगीन शिकायतें मौसूल हुई हैं। कैसे जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं
जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा में 2 आज़ाद अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत कर चुके राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरियाणा के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और दीगर बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग के बाद दोनों फातेह आज़ाद उम्मीदवारों ने बीजेपी में शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी तरफ एक और फातेह आज़ाद उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने बीजेपी को हिमायत देने का ऐलान किया है। जिंदल हिसार से रुकन असेंबली मुंतखब हुई हैं। देखो, ये जीत ना तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत थी, ना मेरी इतनी मेहनत थी। ये जीत तो इस बहादुर हल्के की जनता ने, जो एक मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, पंचायत में जो मेरे साथ एक धोखा हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इस बहादुरगढ़ की बहादुर जनता ने उन नेताओं के खिलाफ ये बदला लिया है कि भाई ऐसे जैसे आपने धोखा एक हमारे भाई के साथ, एक सज्जन आदमी के साथ किया था, वो ये दिखाया लोगों ने कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ जनता ऐसे करेगी। अगर किसी की हाँ करके आप मना करोगे, कमिटमेंट करके आप मुंह मोड़ोगे, तो जनता आगे आपके साथ वैसा ही कर देगी। तो जनता का मेरे जिंदगी भर में जीऊंगा तब तक मैं तो कहता हूँ मेरी औलाद ने भी जिंदगी भर से एहसान मानना चाहिए। मेरे ऊपर इस साल बहादुर हल्के की जनता ने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं तो चाहूँगा कि कोशिश करूँगा पूरी जी जान से कि जनता का जितना मेरे ऊपर विश्वास जनता ने दिखाया है, मैं भी लोगों का विकास करवाने के लिए, हर किसी का सम्मान करने के लिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसी रूप में, जैसे जनता ने जिस रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं भी जनता के विश्वास पर इसी तरह इससे भी ज्यादा खरा उतर के दिखाऊं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में लगातार तीसरी मरतबा बीजेपी की जीत को तारीखी बताया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम और शहरी नक्सल का पूरा गिरोह आवाम को गुमराह करने में मसरूफ था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। हरियाणा के नौजवानों और बहनों और बेटियों ने बीजेपी पर भरोसा किया। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी।
हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। यहां पर बेरोजगारी और बदहाली है। जम्मू में जहां बीजेपी को अक्सरियत से वोट मिला है, वहां की सड़कें आप देखिए, वहां पर कहीं बिजली नहीं है। ये हाल है जम्मू का। उधर उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फैसला पार्टी की मीटिंग में होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहां इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायदे आजम कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। तो क्या उमर साहब ही अभी सीएम बनेंगे? जनाब, मैं तो चाहूंगा कि वो बने। फाइनल फैसला जब पार्टी की मीटिंग हुई वो होगा। कांग्रेस के पार्लियामानी रुकन और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत को आइन और जमहूरी कदरों के वक़ार की जीत बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नाकाबिल यकीन नतीजों का तज्जिया किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले
छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियाँ मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियाँ नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियाँ हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट्स देख रहे हैं और जेल का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और असेंबली इलेक्शन में जीत के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहद में हरियाणा का रोल और भी अहम होने जा रहा है। उधर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने जीत का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधा है। सैनी ने कहा कि सब वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों, मंसूबों और उनकी मकबूलियत का नतीजा है। इस बीच वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह समेत कई लीडरों से मुलाकात की। नए वज़ीर आला के सवाल पर उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव पार्टी पर यह मुनहसिर करेगा कि वो किससे अपना लीडर मुंतखब करती है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल। हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। रतन टाटा के इंतकाल पर शोक की लहर, हर तबके के लोगों ने किया दुख का इजहार। रतन टाटा की मौत पर महाराष्ट्र में एक दिन का सरकारी शोक, झारखंड में भी एक दिन के शोक का ऐलान।
समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव की आज बरसी, इटावा में अखिलेश यादव ने पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली में वजीर आला की रिहाइशगाह पर तनाजा बढ़ा, PWD महकमे ने लगाया ताला। इस्राएली फौज का सीरिया में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को मार गिराने का दावा, लेबनान और सीरिया पर इसराइल के हमले जारी। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा